जी बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, जहां पर आप ये बता दीजिएगा कि अगर कहीं कोई इंटरप्शन आती है साउंड वगैरह का, तो आपने ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना है। तरीकाकार हमारा ये होगा कि जो क्वेश्चन स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, उनके आंसर्स और उनके सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मच बेटर। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो एट द एंड ऑफ दिस स्क्रीन, यानी कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा दूंगा या 4 हो जाएगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, एल इंडक्टेंस को शो कर रहा है हमारी। उसके बाद इसमें आर रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ये जी कैपिटल एल है, ये आर है। सी एज यूजुअल कैपेसिटेंस को शो कर रहा है, वी पोटेंशियल डिफरेंस को। हमने बताना ये है कि ये जो आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है एल ओवर आर सी वी, इसका जो डायमेंशन है वो इन नीचे दी गई ऑप्शन में से किसके इक्वल है। नीचे ऑप्शन में हम देखेंगे करंट है, चार्ज है, या 1 ओवर करंट और 1 ओवर चार्ज। इसका मतलब है इसको सॉल्व करके हमने कन्वर्ट करना है या तो बेसिक यूनिट करंट में या ड्राइव यूनिट चार्ज में। अब हम कैसे करेंगे? बात यह है कि टेक्निक ये है इसकी कि हमारे पास हम सबसे पहले देखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, मैं यहाँ राइट साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, एल ओवर आर सी वी। आर सी फैक्टर ये हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग में पढ़ा हुआ है, टाइम के इक्वल होता है, टी इज इक्वल टू आर सी। लो जी, ये तो टाइम बन जाएगा, इसकी जगह मैं कर दूंगा एल ओवर टी वी। ये हो गया। ऊपर जो एल है इंडक्टेंस, ये इस फॉर्मूले में आता है जो ईएमएफ का फॉर्मूला है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होता है। आसानी के लिए मैं आई ओवर टी लिख देता हूं। अब ये जो ईएमएफ है ये इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वी, तो ये बन गया वी टी ओवर आई इज इक्वल टू एल। अब ये एल का आंसर आप ऊपर वहां पुटअप करेंगे, इस जगह पर एल के साथ ऊपर आएगा वी टी, नीचे डिवाइडेड बाय आई आएगा, उसके साथ टी और वी पहले से मौजूद हैं। अब ये टी वी वी टी से कैंसिल होगा और ये बनेगा 1/I, यानी 1 ओवर करंट। और 1 ओवर करंट है हमारे पास चार्ली ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज। अब ये उसका फॉर्मूला गिवन है, √F/m। इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल एम का कह रहा है कि ये क्या चीज होती है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अब स्मॉल एम का मतलब होता है, यहाँ पर स्मॉल एम का मतलब होता है टोटल मैस पर यूनिट लेंथ। अब इसको जब आप डायमेंशन फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे टोटल मैस पर यूनिट लेंथ को, तो ये बनेगा एम एल माइनस 1। चूंकि टी है नहीं तो टी की जगह 0 लगा देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये जी डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, ये 40 ऑप्शन में आ गया। अच्छा, यहां से एक और सवाल निकलता है। वो हमसे कहते हैं कि ये फॉर्मूला सिर्फ सवाल यूं आता है कि आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है फॉर्मूला F/m, इसका डायमेंशन निकालें। तो आपको यहाँ याद रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला है असल में वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m, इसमें 0 होता है, LT-1। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन। अब टेंशन की बात की जाए, पहली ऑप्शन में टेंशन का मतलब होता है फोर्स। मैं इनके ऊपर छोटा छोटा लिख देता हूं। टेंशन का मतलब फोर्स, सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये तो बराबर नहीं होते। टॉर्क, टॉर्क होता है हमारे पास 40 ऑप्शन में पहले कर रहा हूं, उसके नीचे लिखी हुई है R×F। टॉर्क को मैं यहां लिख देता हूं R×F। मोमेंटम mv के बराबर होता है, ये भी बराबर नहीं है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये भी टॉर्क होता है, अभी बताया मैंने R×F। मूवमेंट आर्म खाली R होता है, बराबर नहीं होता। इंपल्स एंड मोमेंटम, इसमें जो ये इंपल्स है ना, ये इक्वल टू होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के। इन दोनों का जब इक्वल है दोनों क्वांटिटी, चेंज इन मोमेंटम का वही यूनिट होगा जो अकेले मोमेंटम का होता है। तो यहाँ पे दोनों की डायमेंशंस सेम होंगी, तो डेल्टा ऑप्शन है आंसर। जो फोर्थ क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालना है। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी असल में म्यू नॉट है, इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब इसको सॉल्व करना है। वेबर, वेबर फ्लक्स का यूनिट है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B/A। तो वेबर का यूनिट बनेगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब सवाल उठता है टेस्ला किसके इक्वल होगा?
इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू आई एल बी, और यहां से B का फॉर्मूला बना लेंगे जो बनेगा F ओवर आई एल, यानी न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये बन गया किसका यूनिट, टेस्ला का। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वेबर की जगह लिखेंगे यहां पर टेस्ला मीटर स्क्वायर, नीचे एम्पियर मीटर अपनी जगह पर होगा, ये 1 मीटर ऊपर मीटर स्क्वायर से कटेगा, बाकी इसमें बचेगा टेस्ला मीटर ऊपर बचेगा, नीचे एम्पियर बचेगा। अब टेस्ला की जगह पे लगाएंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जबकि 1 मीटर और 1 एम्पियर पहले से मौजूद है, तो मीटर मीटर कट जाएगा। न्यूटन का मतलब होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे डायमेंशन में, यहां से किलोग्राम का मतलब कैपिटल एम, मीटर का मतलब एल, एस स्क्वायर एस पावर -2 टी पावर -2, और एम्पियर -2, ये इसका डायमेंशन आ गया। और ये हमें लिखा नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डेल्टा में। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चलें जी, क्वेश्चन नहीं इसका मतलब समझ आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाजमन, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट होता है ये आप लोगों के पास एक लिहाज से आपके नोट्स बन जाते हैं और यहाँ पे ये सेव हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहे हैं 5, क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं एक फॉग ड्रॉपलेट है, वो फॉल करता है थ्रू अ फ्लूइड विद एक्सेलरेशन। जब हम फॉग ड्रॉपलेट की बात करेंगे तो वो जब फॉल करेगा किसी भी फ्लूइड में से, फॉर एग्जांपल मैं एक बीकर ले लेता हूं, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, और ये इसके अंदर एक मैंने फॉग ड्रॉपलेट है या कोई बॉल है, वो इसमें फॉल कर रहा है। तो जारी बात है जब ये नीचे फॉल करेगा इसका वेट नीचे लगेगा, इसके ऊपर ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगी, और इस तरह से इसका एक्सेलरेशन नीचे की जाने पे, अब ये एक्सेलरेशन लेस देन जी होता है, ठीक है। यही एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 हो जाता है जब डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड ड्रैग फोर्स बराबर होती हैं। इस कंडीशन में जो नेट फोर्स है ना, वो डाउनवर्ड वेट माइनस ड्रैग फोर्स के बराबर है। एक केस ये हो गया, ये तो एक एमसीक्यू यहां वाला तो हल हो गया। मजीद एमसीक्यू जिसमें निकल सकते हैं, इफ अगर आपका वेट एफ डी के बराबर होगा, इसका मतलब है नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है इस केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये है फॉलिंग में। फॉलिंग में अगर आपकी बॉडी के जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाए, ये कब होती है, जब एक और पॉइंट लिख लो, वेलोसिटी आपकी बन जाती है वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी, और ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, मैक्सिमम होती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन 0 होता है। अच्छा, लेकिन अगर केस है फ्री फॉल का जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती, तो उसमें एक्सेलरेशन जी के बराबर है फ्री फॉल में। नोट कर लें, गेल, गेल कहते हैं हवा को, आंधी को, ब्लोज ओवर अ हाउस, एक हाउस के ऊपर से चल रही है, द फोर्स ड्यू टू गेल ऑन द रूफ इज। अब ये क्वेश्चन कुछ इस किस्म का है कि ये अगर हमारे पास घर है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, लें जी, इसके ऊपर से यहां से हवा गुजर रही है। अब जब छत के ऊपर से हवा गुजरेगी तो यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, ये क्या हो जाएगी, हाई। स्पीड हाई होगी तो इस जगह का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो। प्रेशर क्या होगा, लो। अब नीचे का जब प्रेशर लो होगा, जो ऊपर से हवा गुजर रही है, तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगी
अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर की तरफ। अब ये बात यहाँ पे जरा डिटेल में सुनो दोबारा से। देखो ये आपके पास एक घर का मैंने बना रही है हिस्सा, लेट्स सपोज ये घर बन गया, इसके ऊपर से हवा जा रही है, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा जिसका वेंचुरी रिलेशन, बर्नौली इक्वेशन का वेंचुरी रिलेशन, कि जब आपकी स्पीड हाई होती है तो वहां प्रेशर लो हो जाता है। अब यहां जब प्रेशर लो होगा तो हवा का फोर्स का लगेगी ऊपर की तरफ। इसकी मिसाल, सड़क पे जब हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, तो सड़क पे पड़ा हुआ जो शॉपिंग बैग है वो किधर जाता है, ऊपर पहले जाता है, और ऊपर जाके जब वो हवा के करंट में शामिल होता है फिर वो हवा के साथ जाता है। ये इसकी मिसाल है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन अभी आगे आएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं करा यहाँ रहा हूँ, अब वो पढ़ लेंगे आगे जाके कहाँ पर आता है। एक आपके पास फिजिकल बैलेंस है, बंद होता है चारों तरफ से, सामने से खुला होता है। इसके अंदर ये आपका पास बैलेंसर लगा हुआ, इसके अंदर ये पेन लगा हुआ है, पेन जिसमें वेट्स रखते हो। किसी एक पेन के नीचे से आप हवा तेजी से गुजारते हो, इस केस में हवा पेन के नीचे से गुजर रही है। अब क्या होगा, अब पेन के नीचे स्पीड ऑफ एयर जहां ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम, तो अब फोर्स ऊपर से नीचे लगेगी, तो ये पेन नीचे की तरफ हरकत करेगा। जबकि घर के ऊपर से हवा गुजर रही है, पैन के नीचे से गुजर रही है, तो जिधर हवा की रफ्तार तेज है उधर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। जहां घर के ऊपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है वहां प्रेशर फोर्स अपवर्ड है। अगर पैन के नीचे से प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स डाउनवर्ड होगी इन द केस ऑफ पैन। तो यहां फिलहाल जो आप अल्फा था, पैन वाला सवाल आगे आता है तो मैं आपको दिखा देता हूं अभी। 7th क्वेश्चन, इफ लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल सिलेंडर, 4 सिलेंडर बने हुए इसमें पानी है, कोई लिक्विड है, वेसल को रोटेट करते हैं अबाउट इट एक्सिस, यानी कि इस ये सेंटर लाइन के गिर्द यूं घुमाएंगे, इस तरह से इसको घुमाया जाता है, तो लिक्विड की शेप क्या होगी। अब सीधी सी बात है, आप लोगों ने मिल्क शेक पिया है, बनते हुए देखा है, अंदर हम मिल्क शेक को जब घुमाते हैं तो वो कैसे हरकत करता है, सेंटर से नीचे हो जाता है और साइडों से ऊपर चला जाता है। तो ये वाली फोर्थ डायग्राम बनती है चार्ली वाली, चार्ली वाली। जब इसको यूं घुमाया जाए, अब ये चाहे मिल्क शेक को घुमाया जाए अंदर मौजूद या बाहर मौजूद पैन, गिलास में पानी लो, थोड़ा पानी लेके उसको घुमाना शुरू कर दो गिलास को, तो पानी कोनिक शेप बनाएगा, सेंटर से नीचे साइडों से ऊपर की तरफ। तो ये सी ऑप्शन बनेगी। यहां तक बेटा कोई सवाल किसी का? नो सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 8। दो बीकर हैं ए एंड बी, कंटेन सेम ऑयल। बीकर ए को हीट किया गया, आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल ड्रॉप किए गए। अब देखो मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पर, ये ए बीकर फर्ज कर लो, ये बी बीकर है, दोनों में की हाइट एक जैसी है, दोनों के अंदर कोई लिक्विड है, सेम लिक्विड आ गया, सेम हाइट आ गई। अब यहां पर आप दो बॉल रखते हो, एक बॉल यहां रखते हो, एक बॉल सॉलिड बॉल यहां रखते हो, स्फेरिकल बॉल। अब इसको आपने हीट अप किया है, इसको हीट अप दोगे, हीट दोगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम होगी तो ये वाला बॉल तेजी से नीचे गिरेगा। दूसरे को आपने हीट अप नहीं किया, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, यानी ये बी है, विस्कोसिटी ऑफ ए लेस देन विस्कोसिटी ऑफ बी। इसके नतीजे में ए का जो बॉल है बीकर ए का, वो जल्दी नीचे पहुंचेगा, लेस टाइम लगेगा। तो बीटा आंसर है इसमें। सवाल ये किया गया था टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ द बीकर इज लेस होगा फॉर बीकर ए, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। यहां एक और पॉइंट नोट्स कर लो, गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, लिक्विड्स की कम होती है। वजह, गैसेस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के नतीजे में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, या जो आपस में फ्रिक्शन है, या जो आपस में कुलेयंस है पार्टिकल की, बढ़ जाती है। हमने पढ़ा हुआ है पार्टिकल्स की कुलेयन बढ़ती है, गैस पार्टिकल्स की तो उसकी फ्रिक्शन बढ़ती है, फ्रिक्शन बढ़ती है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। लिक्विड में ऐसा नहीं होता, उसमें आपकी फ्रिक्शन कम हो जाती है। बहरहाल 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
मस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। अब प्रिसाइज मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये दो तीन बातें लिख लो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ रजिस्टर रखो और इन बातों को लिखते जाओ, तो आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है लेस लीस्ट काउंट। दूसरा मतलब होता है लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम लीस्ट काउंट को ही कहते हैं। या इसका एक और मतलब निकलता है क्लोजनेस ऑफ डाटा, क्लोजनेस ऑफ डाटा। अच्छा, जितना प्रिसाइज होगा कोई चीज उतनी लेस एक्यूरेट होगी, लेस एक्यूरेट। ये भी पॉइंट नोट कर लो। अब ये सारे इसके एमसीक्यू हैं जिसने चार पांच मैंने लिखे हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है। अब यहां सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट के हिसाब से चाल ली है स्क्रू गेज। सबसे बड़े वाला मीटर रॉड है, इंटरमीडिएट में वर्नियर आ जाता है। इसका मतलब मीटर रॉड सबसे ज्यादा एक्यूरेट है और जो स्क्रू गेज है सबसे कम एक्यूरेट है। एक्यूरेसी के लिहाज से यूं चलेंगे, प्रिसीजन के लिहाज से मीटर रॉड कम प्रीसाइज है, स्क्रू गेज ज्यादा प्रीसाइज है। बहरहाल अगला सवाल, अब ये सारे मैंने एमसीक्यूज के बता दिए आपको। 10वां सवाल, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर वन पेयर डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। एक का डायमेंशन आइडेंटिकल नहीं है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों का यूनिट आएगा जॉल सेकंड। वर्क डन जॉल होता है यूनिट, लेकिन कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन मीटर में डायमेंशन के लिए। इन दोनों का न्यूटन मीटर है, सिंपलीफाई फॉर्म एक जैसा है। इंपल्स एंड मोमेंटम अभी अभी बात करके आए हैं, आपस में दोनों चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। इंपल्स न्यूटन सेकंड बराबर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो लिखा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है एम आर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर होता है, टॉर्क जिसे कहते हैं। इनका बराबर नहीं है, तो चार्ली आंसर है आपका। यहाँ चार्ली को टिक करेंगे। एक और बार नोट कर लो, इसमें जो बीटा ऑप्शन है ये भी एक अलग एमसीक्यू बनता है। बीटा एमसीक्यू का यूनिट सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि वर्क डन का यूनिट होता है जॉल, जॉल यूनिट है। टॉर्क का जॉल नहीं है, न्यूटन मीटर है। अगर चाहे जॉल न्यूटन मीटर के बराबर होता है, लेकिन इसको जॉल कहेंगे वर्क डन या एनर्जी के केस में, क्योंकि वर्क डन एनर्जी है असल में, टॉर्क एनर्जी नहीं है। टॉर्क का कोई वर्क डन नहीं होता लीनियर मोशन में, एंगुलर में होता है टॉ थीटा के बराबर। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो पूछें। जी बेटा, जिन्हें स्क्रीनशॉट ले लिया करने साथ साथ मेरे कहे बगैर, मैं आगे जा रहा हूँ। ये डायमेंशन एम सी स्क्वायर, ये आपका एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। एम सी स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर का इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला। तो न्यूटन मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक मीटर यहाँ लिख दें तो वो बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डेल्टा में लिखा नजर आ रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के बराबर इसका यूनिट होता है या डायमेंशन होता है। ये अभी अभी पीछे में पढ़ा के आया सवाल में, बीटा जवाब होगा। रेडियो एक्टिव डिके लैम्डा, इसका यूनिट होता है 1/सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का भी 1/सेकेंड होता है, जिसको आप हर्ट्स कहते हो। तो ये दोनों सेम होते हैं डायमेंशन वाइज। तो 13 का बीटा है। रेडियाई हैं दो बॉल्स के, आर और टू ऑल सेम स्पीड से फॉल कर रहे हैं सेम मीडियम में। विस्कियस फोर्स यानी ड्रैग फोर्स का बताना है भाई, उसका फॉर्मूला होता है 6 पाए, ये कांस्टेंट हो गया। ईटा आर वी, वी सेम है, ईटा सेम है, मीडियम सेम होने की वजह से एफ प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जो रेशो आर की है वही रेशो एफ की आर है, आर रेशियो टू आर, 1:2 जवाब आएगा बीटा। यहां तक कोई सवाल है तो बताएं। चलें आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 15,
15 सवाल करने से पहले आपको कुछ ग्राफ आने चाहिए, पहले भी एक लेक्चर में मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब आप ये 4 ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ ड्रॉ करें, और 2 ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, 6 हो जाएंगे ये। पहले ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसका स्लोप है पॉजिटिव स्लोप, बल्कि पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप लिखो, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप। अगर ये ग्राफ यूं बना हुआ था, इस तरह से बना होता, तो ये होता है नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप। यानी किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट पहली ऊपर वाली आए, ये नंबर 1 वाली, तो भाई पॉजिटिव स्लोप है। ये नीचे वाली टेंजेंट आए तो नेगेटिव स्लोप है। अब इस लिहाज से एक ग्राफ ये होता है पॉजिटिव स्लोप का, और एक कर्व ये होती है पॉजिटिव स्लोप। ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ऊपर वाली जो है ना, ऊपर वाली, इसको मैं नाम देता हूं 3 वाली, 4, ताकि मुझे बोलने में और समझने में आसानी हो, 5 और 6। जो थर्ड है ना, ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप है। यानी ये ऐसी वेलोसिटी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो कि पहले 0 थी, फिर ऐसा ऐसा बढ़ती रही और फिर कांस्टेंट हो गई। इसे कहते हैं पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप। ये कहलाती है पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप, यानी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। फिर आपके पास एक ग्राफ ये आपने पढ़ा हुआ है इस तरह का, ये होता है नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप। ये स्लोप इसी तरह याद करनी है, लिख लो इनको, बना लो, ड्रॉ कर लो। और यहां पे एक ग्राफ में बनाने लगाऊं, ये वाला ऊपर से नीचे, ये होता है नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है एक स्टील ड्रॉप को, बॉल को आपने ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या निकली, 0। ड्रॉप का वर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी 0। विच वन प्रेजेंट द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी पहले बढ़ेगी, लिक्विड है, ऐसा ऐसा वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे की तरफ, ठीक है जी। ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगी, वेट नीचे होगा, एक्सेलरेशन शुरू में नीचे की तरफ होगा, और एक वक्त आएगा ये एक्सेलरेशन 0 होगा और वेलोसिटी बन जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी, यानी डिक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप। तो 3 नंबर ग्राफ से मिलता जुलता ग्राफ ये 40, ये सी वाला ग्राफ है। सी वाला ऑप्शन में डेल्टा के अंदर बना हुआ है, तो डेल्टा इज योर आंसर इस सिचुएशन के मुताबिक। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट 16th, एक टैंक है कंटेनिंग वाटर हैज एन ऑरिफाई इन वन वर्टिकल साइड, सेंटर किया गया 10 मीटर बिलो द सरफेस लेवल से ऑफ द हाइट, वेलोसिटी बताएं। इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h2 माइनस h1। अब वो 10 मीटर, उसने वैसे ही डायरेक्ट h2 माइनस h1 का आंसर दे दिया, 2 इंटू 10 इंटू 10, ये बन गया जी आपके बाद 2 अंडरूट अलग कर दें और अंडरूट 100 अलग कर दें 100, तो 1.4 इंटू 10 14 आंसर आ रहा है बीटा। लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, बर्नौली इक्वेशन और उसका जो वेंचुरी रिलेशन है उसकी बुनियाद पे एक काम करता है, तो बर्नौली थ्योरम बोलेंगे यहाँ पे इसको, बेसिक बर्नौली थ्योरम ही है, बीटा आंसर होगा। कोई सवाल है तो देख लो वरना आगे चलें। 18th और 19th ये परसेंटेज एरर निकालने के सवाल हैं। पहला सवाल में कह रहा है कि जी जो मैथ्स है उसमें परसेंटेज एरर 2% है और स्पीड में 3% है। आपने परसेंटेज एरर निकालना है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के ई का हाफ एम वी स्क्वायर, तो परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ मास प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी। तो यह आएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 8%। तो यहां जवाब आएगा
बीटा। इसी तरह अगले सवाल में स्टूडेंट मेजर करता है वैल्यू ऑफ जी बाय सिंपल पेंडुलम। ही डिड एन एरर 2% इन लेंथ, तो लेंथ में 2% एरर है और टाइम पीरियड में 3% एरर है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी निकालनी है। इसके लिए फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, टी स्केयर इज इक्वल टू एल ओवर जी। अब मैंने 2 पाई स्केयर का स्केयर खत्म कर दिया, कोई बता सकता है क्यों मैंने 2 पाई स्केयर का नहीं लिखा? क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसमें शाबाश, अनसर्टेनिटी नहीं आ सकती। शाबाश, शाबाश। कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। अनसर्टेनिटी के हवाले से साइलेंट होता है हमारे पास, और डायमेंशन के लिहाज से भी साइलेंट होता है। आगे आ गया, अब इसका फॉर्मूला बनेगा जी इज इक्वल टू एल ओवर टी स्केयर। अब ये बना परसेंटेज एरर ऑफ जी, परसेंटेज एरर ऑफ एल प्लस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में ऐड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को, और स्केयर की जो पावर होती है रेज टू दी पावर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ टाइम। अब वो मैंने ऊपर डाटा में लिखा है, लेंथ का 2% एरर है, टाइम पीरियड का 3 था, तो ये भी आ गया 8%, और ये जवाब है डेल्टा में। 20th है जी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क डन से मिलता जुलता, अभी ऊपर बताकर आया मैं कि वर्क डन एनर्जी ही है आपकी। 21st सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है एडिशन के हवाले से। 400.1 में ऐड करना है 20.54, ऐड किया, इधर 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 और 4 आ गए। अब मेरा जो आंसर है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम डेसिमल प्लेस मेरे पास एक आ रही है 0.1, तो मेरा आंसर 0.6 तक हो सकता है। 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा, 6 राउंड ऑफ नहीं होगा, क्योंकि 4 5 से लेस है। अगर ये 4 5 से ज्यादा होता तो 6 को राउंड ऑफ करके 7 कर देता। अगर ये 4 की जगह 5 लिखा होता तब भी 6 राउंड ऑफ नहीं होना था, क्योंकि ये इवन नंबर है। हाँ, 6 की जगह 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, 9 ऑड नंबर, तो वो एक नंबर में इजाफा हो जाता। तो इस लिहाज से जवाब बना डेल्टा। 22nd है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। मैं अभी बता चुका हूं 0 एक्सेलरेशन होता है, ऊपर एक सवाल में बता के आया हूं मैं। चार्ली आंसर। 23rd बर्नौली इक्वेशन किस लॉ की कॉन्सिक्वेंसेज है कंजर्वेशन की एनर्जी, ये आपकी किताब का ही है एमसीक्यू, अल्फा। यहां तक कोई सवाल है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। जी, तो मैं आगे चल रहा हूं। स्क्रीनशॉट लिया करें, इसका ये होता है कि आपको ये सारे सॉल्यूशन और क्वेश्चन मिल जाते हैं। 24th क्वेश्चन है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप अंडर कांस्टेंट प्रेशर, एट सम पॉइंट पाइप बिकम्स नैरो, प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस प्लेस। अब देखो, पाइप हम बना लेते हैं ये वाला, हमारी बुक में ये डायग्राम है। अब पाइप नैरो हो रहा है, इसकी जो एक ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो इसकी बर्नौली इक्वेशन बनेगी P प्लस हाफ रो V स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रो जी एच उसमें नहीं आएगा, इसमें एक बार याद रखना। अच्छा, अब यहां पर होगा क्या, इधर एरिया ज्यादा है इस इलाके में, A1 कर लो, इधर एरिया कम है A2 कर लो, इधर की वेलोसिटी जो है वो कहलाएगी V1, उधर की वेलोसिटी कहलाएगी V2। अब आपको पता है जब हम एरिया कम करते हैं तो हमारी एरिया और वेलोसिटी में रिलेशन इनवर्स आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है। अब आपका पाइप नैरो हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, एरिया अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अब वेंचुरी रिलेशन कहता है जिधर वेलोसिटी बढ़ेगी, अब V2 बढ़ रही है, V2 बढ़ रही है, V2 ग्रेटर देन V1 है। वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हमारा जो एरिया 2 है वो लेस देन एरिया 1 है, ये तो हो गया। अब जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर क्या हो जाता है, कम, और दूसरी तरफ प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। इसका मतलब प्रेशर कम होगा,
डिक्रीज जवाब आएगा। ये सारा नोट कर लो। यहीं से मैं एक और एमसीक्यू आपको करा दूं इससे हटकर। आप जब कहते हो ना बर्नौली इक्वेशन की बात करते हो, ठीक है, इस बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक अगर यहां से लिक्विड गुजर रहा है और इस लिक्विड की स्पीड बढ़ती है, तो बेटा जी आपकी ये जो सामने इक्वेशन लिखी है इसके अंदर दो प्रेशर नजर आ रहे हैं फिलहाल आपको। ये पहला प्रेशर कहलाता है स्टैटिक प्रेशर, और ये कहलाता है डायनामिक। एक बंदा यहां खड़ा है पानी के सामने, एक बंदा पानी के अंदर है, यहां पर है, ठीक है। तो पानी के सामने जो बंदा खड़ा है इस पे जो प्रेशर लग रहा है ये है डायनामिक प्रेशर है, 1/2 रो वी स्क्वायर वाला। ये बढ़ेगा, सामने वाला बंदा इसके साथ चला जाएगा। लेकिन जो सेंटर में बंदा है, जो आपको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, इसका जो प्रेशर है ये स्टैटिक प्रेशर लगता है इसके ऊपर, ये कम होगा और ये बंदा ऊपर की तरफ जाएगा, पानी की ऊपर की सतह की तरफ जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलें शाबाश, अब आगे आगे आ जाएं। लो जी, ये सवाल तो आपको मैंने करवा चुका हूं, ग्राफ वाला, अभी अभी। Which of the following 25th part में curve represents the velocity of spherical body? हाईलाइट कर रहा हूं, spherical बॉल है कोई, falling through some viscous medium। अब ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के समझाया था कि ये कोई बीकर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर कोई आपने बॉल छोड़ा है, बॉल नीचे मूव करेगा, ये ग्राफ ए बना हुआ है। क्योंकि पहले इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर बढ़ना शुरू करेगी, और यहां आगे वेलोसिटी क्या हो गई, टर्मिनल, जो कांस्टेंट होती है। समझ आ गई? ये ग्राफ हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। 26 था, ये भी सवाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी पीछे डिस्कस किया है, डायग्राम बनाई है। 26 में कह रहा है अ लिक्विड फ्लो स्टेडीली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। A1 एरिया है और A2 एरिया है। A1 इधर का एरिया है, A2 इधर का एरिया है, ठीक है। ए और बी के अंदर जो वेलोसिटीज की रेशियो बतानी है, इनवर्स रेशियो होती है ना, वेलोसिटी ऑफ ए ओवर वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ऊपर आएगा, एरिया ऑफ ए नीचे आएगा। तो ये जवाब लिखा हुआ है डेल्टा में। कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन, ये हमारा न्यूमेरिकल है मेरा ख्याल में चैप्टर नंबर 1 का। फॉर्मूला होता है FR स्क्वायर M1 M2। असल फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जवाब निकाल लेते हो। अब डायमेंशन लिखना है तो फोर्स यानी न्यूटन यानी वेट का डायमेंशन एक ही बात है, ये नीचे बीटा में लिखा हुआ है MLT-2, ऊपर लिखोगे MLT-2। आगे आर स्क्वायर डिस्टेंस है, L स्क्वायर आएगा। नीचे लिखे हुए हैं दो मैसेज, पहली मैस M, दूसरा मैस भी M। एक M से कट गया, एक M ऊपर चला जाएगा, M पावर -1, L की पावर यहां पे आएगा 3 और T की पावर -2, और ये जवाब नजर आ रहा है मुझे अल्फा में। इस तरह 27 का अल्फा है और 28 का न्यूटन की वजह से या वेट या फोर्स एक ही बात है, बीटा जवाब था। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है 29th, ई फॉर एनर्जी है ये वाला, एम फॉर मैस है, मैं यहां लिखता हूं ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मैस, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम और जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने ई एल स्क्वायर एम पावर 5 जी पावर 2 का निकालना है डायमेंशन। अच्छा जी, ई एनर्जी है तो जॉल वाला आंसर आएगा, जॉल वाला। एल स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम है, नीचे एम की पावर 5 वही रहेगा क्योंकि ये मैस है तो इसका डायमेंशन ये जी का मैंने अभी अभी कैपिटल जी का ऊपर निकाला है। तो इस तरह बार सवाल हमारे क्वेश्चन में ही हमें हेल्प आउट कर देते हैं। तो एनर्जी का भी हम पीछे निकाल के आए हैं, न्यूटन मीटर का, वही वैल्यू मैं यहाँ पुट अप करता हूँ। न्यूटन मीटर का क्या होता है डायमेंशन, अगर याद हो किसी को, एम एल स्क्वायर T-2।
आगे एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेट करो। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, MVR, ठीक है जी। अब M का होता है मैस, कैपिटल M, V होता है LT-1 और R खाली L होता है। तो मिल मिला के बनेगा ML² T-1। तो वहां पे L² लिखा हुआ है, तो यहां भी M का स्क्वायर आएगा, L की पावर आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 और T की पावर -2 स्क्वायर की शक्ल में नीचे M पावर 5 ही रहेगा, G का स्क्वायर। अब G का डायमेंशन बेटा जी मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, 27 नंबर सवाल में देखो ये लिखा हुआ है, ये इसी की पावर 2 ले लो। ये ऊपर मैं वैसे हल कर चुका हूं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला है उसने हमें, इसकी पावर 2 है, तो पहला जो M है वो -2 हो जाएगा। आगे L3 लिखा हुआ है, L6 हो जाएगा और T-4 हो जाएगा। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये क्या लिखा है, T की पावर -2, T की पावर -2 -4 हो गया और नीचे वाले -4 से कट जाएगा। इसी तरह L देखो गौर से, ये मैं ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूं, सर्कल कर देता हूं, ये L की पावर 4, L की पावर 2 6, नीचे L की पावर 6 से कट जाएगा। इसी तरह M भी अगर आप देखो तो ऊपर 3 पावर बनती है, नीचे भी 3 कट जाती है, तो जवाब आता है नो डायमेंशन। अब आप खुद देखो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है, एंगल। एंगल आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डेल्टा जवाब है। 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन लेस। जो डायमेंशन लेस नहीं है इस एमसीक्यू में, बड़े मजे की बात यह है कि 40 यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का बाकायदा हमें पता है जवाब होता है जूल सेकंड, इसका यूनिट होता है, तो इसका डायमेंशन तो होगा। सॉलिड एंगल हो, सिंपल एंगल हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, स्ट्रेन हो, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसके साथ आ जाता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, थीटा, ये भी ये जितनी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लिख लो, याद रहेगा तुम लोगों को। 31st, ड्रैगिंग फोर्स 6 पाई ईटा RV, इन सब पे डिपेंड करती है, ऑल ऑफ दिस। 32 एक लिहाज से मैं करा चुका हूं, कोल्ड सिरप, ठंडा शरबत स्लगिशली यानी कि बड़ी आहिस्तगी से फ्लो करता है कंटेनर में से, हाउएवर इट फ्लोज मोर फ्रीली, तेजी से फ्लो करता है जब हीट किया जाता है, क्योंकि विस्कोसिटी कम हो जाती है हीट करने पे लिक्विड्स की, तो बीटा जवाब है। 33 कह रहा है कि सिलेंडर वेसल है, पानी से भरा हुआ है, नॉन विस्कियस फ्लूइड है, इसकी हाइट H0 है, होल हुआ H1 हाइट पर, तो बताओ जो पानी निकलेगा ओरिफाई में से, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड 2gH2 - H1। अब H2 की जगह H0 आ गया इसकी जगह पर, और H1 अब H1 की जगह पर ही है, तो बीटा जवाब बनता है। अब ये वो पेन वाला सवाल आ गया 34 जो मैं शुरू में कराया था, अगर आप एयर को ब्लो करते हैं अंडर वन ऑफ द पेन और फिजिकल बैलेंस, तो वो पेन नीचे जाएगा क्योंकि उसके नीचे प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहां जवाब 40 है। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब है गैस भी हो सकती है लिक्विड भी हो सकता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में गैस में बढ़ती है लिक्विड में कम होती है, ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, इसलिए हम पिक करेंगे 40 को, बोथ वाली। जी बेटा यहां तक कोई सवाल?